हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। तो पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन जो है वो एनाटॉमी कहलाता है दोस्तों, एनाटॉमी कहलाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है किससे? तो टैक्सोनॉमी जो संबंधित है दोस्तों वो जैव विविधता से, उसका संबंध जैव विविधता से है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? यानी मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्कनोलॉजी कहलाता है। आर्कनोलॉजी जो है वो मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। हमारा अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव जो है वो हाइड्रा नहीं है, बाकी सभी जो है अमीबा, स्पाइरोगैरा और पैरामीशियम ये सभी एक कोशिकीय हैं और हाइड्रा जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों अरस्तु को, अरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? यानी कि एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है? तो राइबोसोम, न्यूट्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो है वो प्राणी कोशिका का घटक नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो जो है एलिमेंट्स में आता है। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट्स में आता है। ठीक है, तो प्राणी कोशिका का अंग ये तीनों है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और लाइसोसोम भी है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो सेल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है दोस्तों, तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह शब्द रहे चाहे पावर हाउस रहे, दोनों एक ही चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बांस के रूप में वर्गीकृत है। तो बांस के रूप में क्या वर्गीकृत है? घास। घास जो है इसी कुल का माना जाता है, यानी कि बांस जो है वो घास कुल का है। ठीक है, तो बांस जो है वो घास के रूप में वर्गीकृत है, झाड़ी नहीं। बांस जो है वो झाड़ी नहीं है, वो क्या है दोस्तों? घास है। ठीक है, वृक्ष भी नहीं है और खरपतवार भी नहीं है, यह घास कुल का पौधा माना जाता है बांस को। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुतायत में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? ठीक है, मैमल्स नहीं है। गाय, मछली, व्हेल और बकरी। तो मछली जो है वो स्तनपायी नहीं है। ठीक है, स्तनपायी नहीं, मछली अंडे देती है। ठीक है, तो गाय, व्हेल और बकरी क्या है? तीनों, ये तीनों स्तनपायी है, लेकिन मछली जो है वो स्तनपायी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? मुर्गी का, शुतुरमुर्ग का, कौवा का या कबूतर का? तो शुतुरमुर्ग का दोस्तों अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों सबसे बड़ा होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है। यानी कवक अगर हमला करता है तो खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? तो सूरज की रोशनी में सुखाना, यानी कि अनाज को सुखा देना जो है वो कवक के हमले से, यानी कहते हैं ना कि अनाज जो है वो सड़ रहा है या फफूंद लग गया है, तो उससे बचाने का सबसे अच्छा उपाय है सूरज की रोशनी में सुखाना। ऑप्शन है कीटनाशक का छिड़काव, उबालना, ध्रुवीकरण, लेकिन सबसे अच्छा है सूरज की रोशनी में सुखा देना। कवक से बचाने का उपाय यही है। सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को सबसे बड़ा सजीव पक्षी कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है। यानी कि मधुमक्खी जो कि छत्ते में रहती है उसमें सबके काम का क्या रहता है? अलग अलग बंटवारा हुआ रहता है। ठीक है, उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु को संग्रह करते हैं? यानी कि फूलों से जो रस इकट्ठा करके लाता है उनको क्या कहा जाता है? तो मध्यलिंगी। उनको क्या कहा जाता है? मध्यलिंगी कहा जाता है, जो मधु संग्रह फूलों से करके लाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मध्यलिंगी जो होते हैं, ठीक है, जो न पुरुष है न स्त्री है, उनका काम है फूल से रस को इकट्ठा करके छत्ते तक लाना।
ठीक है। जो स्त्री तो मालकिन रहती है, ठीक है। तो मधु संग्रह करने का मध्यलिंगी मधुमक्खी है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है दोस्तों, यह जो पेड़ की पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन विषाणुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर वस्तुओं को देख सकती है। तो संयुक्त नेत्रों के कारण, संयुक्त नेत्रों के कारण चींटी जो है अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है। संयुक्त नेत्रों के कारण, संयुक्त नेत्रों के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। कैसे, कौन सा ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। तो नागराज यानी कि किंग कोबरा जो है वो अपना घोंसला भी बनाता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है। तो जानते हैं दोस्तों, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि नेवला में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विषाणु में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए या दोनों। तो विषाणुओं में दोनों होता है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। जानते हैं दोस्तों डीएनए क्या है कि डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और यह केवल राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो विषाणु में दोनों होता है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि कोशिका दीवार डैश में पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सेल वाल जो है वो पादप कोशिका में ही पाया जाता है और प्राणी कोशिका में यह नहीं पाई जाती, यानी कि मनुष्य वगैरह जितने भी एनिमल्स हैं वो उसमें क्या होता है कि उसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। आप देखते हैं कि किसी पेड़ का जो बाहरी छाल होता है वो थोड़ा सा अजीब दिखता है, थोड़ा सा भूरा होता है, और वो क्या है, वो सेल वाल है। वो मनुष्य में नहीं होता है, ठीक है, या जीव जंतुओं में वो नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में कोशिका दीवार नहीं पाई जाती है, केवल पेड़ पौधों वाली जो कोशिका होती है जिसको पादप कोशिका कहते हैं उसी में सेल वाल पाया जाता है, ठीक है, सेल वाल। कोशिका भित्ति भी कहीं कहीं इसका शब्द आएगा आपको कि कोशिका भित्ति या कोशिका की दीवार पाई जाती है किसमें, तो पौधों में यानी कि वनस्पतियों में पाई जाती है। अच्छा, अगला है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि शहद के लिए जो मधुमक्खियों का हम पालन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयां होती है। मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयां होती है, उनको क्या कहते हैं, कोशिकाएं। देखिए सेल क्या है, ठीक है, कि वो फंडामेंटल क्या है, क्रियात्मक और निर्माण करने वाली क्या है, वो इकाई है, ठीक है। तो मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयां क्या होती है, वो कोशिकाएं होती है, ठीक है, सेल होता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो होता है वो यूनिट होता है, जो सबसे छोटा वो सेल ही कहलाता है। अगला प्रश्न है कि डैश एक मांसाहारी जानवर है। तो हिरन, जेबरा, बाघ और गाय। तो निश्चित रूप से बाघ क्या है, यहाँ पर मांसाहारी जानवर है। मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे, नदी में, समुद्र में, झरने में या तालाब में। तो तालाब में हम क्या करेंगे, जहां पर रुका हुआ पानी दोस्तों होता है, तो इनमें से किसी में तो रुका हुआ पानी होता नहीं है, तो वहां पर आप मच्छर के अंडों की खोज नहीं करेंगे। जहां पर भी तालाब यानी रुका हुआ पानी है उसी में क्या होता है, मच्छर के अंडे पनपते हैं, ठीक है। अगला है कि जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्थानिक नस्ल कहते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक जगह में अगर वो नस्ल पाई जाती है तो उसको स्थानिक नस्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेडपोल डैश का एक विकासशील चरण है। तो मेढक का, जानते हैं कि जब मेढक विकास करता है तो उसमें एक चरण उसका टेडपोल भी वो बनता है। तो मेढक, टेडपोल क्या है, मेढक का एक विकासशील चरण है, ठीक है। इनमें से कौन एक अंडज जीव नहीं है, जो अंडा से नहीं होता है। तो कुत्ता, कुत्ता तो वो मैमल है, ठीक है। तो ये जो है
वो अंडा जीव नहीं, अंडा से कुत्ते का जन्म नहीं होता है। बाकी जो मुर्गी, मेढक और तितली है उन सब का क्या होता है, अंडे से जन्म होता है। इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? ऊंट है, सिंह है, हाथी है या ब्लू व्हेल है? तो ब्लू व्हेल जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है, क्योंकि व्हेल भी क्या है, मैमल है, स्तनपायी है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों ये जो ग्रीन वाला है ये गलत है, याद रखिएगा। ये जो है कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस जो है वो क्या है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम जो होता है। जैसे मनुष्य क्या है, होमोसेपियंस है, ज्ञानी मानव का क्या है, होमोसेपियंस है। उसी तरह से कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, कैनिस फैमिलियरिस। इसको याद रखिएगा, कैनिस फैमिलियरिस जो है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? तो शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ता नहीं है, वो तेज तेज छलांगे जैसा वो भरता है, तो शुतुरमुर्ग। ठीक है। कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? तो शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाथियों में गजदंत है क्या? दांत जानते हैं आप दोस्तों कि 4 तरह का दांत होता है। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर होता है। तो हाथियों में गजदंत किस प्रकार का है? वो तो वो कृंतक है। ठीक है, वो कृंतक है। गजदंत जो आपको दिखाई देता है हाथी का दांत वो कृंतक होता है। स्तनधारी प्राणी है तो चमगादड़, गिद्ध, उल्लू और बाज। तो उल्लू जो है इसमें, इनमें से क्या है, स्तनधारी प्राणी है। इनमें से उल्लू क्या है, स्तनधारी प्राणी है। अगला भोजन, पोषण और पाचन तंत्र से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, उनको भी हम देखते हैं। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है, यानी कि 9 मीटर वो लंबा होता है। कहां से, मुंह से लेकर गुदा मार्ग तक क्या होता है, 9 मीटर लंबा पूरा पाचन तंत्र जो होता है वो 9 मीटर लंबा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरीज में, केल्विन में, वसा में या एम्पियर्स में? तो निश्चित रूप से भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है और सेल की ऊर्जा को एटीपी में मापा जाता है। यदि कोई पूछेगा कि कोशिका की ऊर्जा को किस में मापा जाता है तो एटीपी में उसको मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है? फ्रैक्टोज की उपस्थिति से, सुक्रोज की उपस्थिति से, ग्लूकोज की उपस्थिति से या सैकेराइड्स के? तो निश्चित रूप से ग्लूकोज ज्यादा जमा हो जाता है तभी क्या होता है, मधुमेह या डायबिटीज की। देखिए ग्लूकोज अगर टूटेगा तब तो इसमें टूट ही जाएगा, तो ये तो सरल अणु हो जाएगा, फिर दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये जो होता है वो ज्यादा भारी ये होता है। ठीक है, और इसी के जमा होने से क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है हम मनुष्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल दानेदार चीनी यानी टेबल ग्रेनुलेटेड सुगर सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। टेबल दानेदार चीनी, टेबल दानेदार चीनी जो है सुक्रोज को कहा जाता है। टेबल दानेदार चीनी सुक्रोज को कहा जाता है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर। गाजर ही क्या है, विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में 0.4 जो होता है वो नमक की मात्रा होती है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा जो दोस्तों है वो 0.4 है। ठीक है। अगला प्रश्न कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो निश्चित रूप से ग्वाइटर यानी कि गंडमाला यानी घेघा क्या है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। गंडमाला कंठ में जो देखते होंगे बहुत सारे लोगों को बढ़ जाता है। ठीक है, तो ग्वाइटर हो जाता है गंडमाला या, ठीक है, आयोडीन की कमी से ही यह रोग होता है, घेघा। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो विटामिन ए का तो क्या नाम है दोस्तों, रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या नाम है, रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो विटामिन ए रेटिनॉल। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया किसके प्रभाव के कारण होता है? तो फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है, मतलब खून की कमी यानी एनीमिया हो जाती है। तो फोलिक एसिड की कमी से
एनीमिया होता है। ठीक है, आप देखते हो कि आयरन और फोलिक एसिड की सलाह दी जाती है खासकर महिलाओं को कि उनमें एनीमिया का क्या होता है, ज्यादा केसेस उनमें होते हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है कि आयरन और फोलिक एसिड। तो एनीमिया का एक बहुत बड़ा वजह फोलिक एसिड की कमी भी होती है। मुंह में ही लाड़ भोजन के डैश वाले भाग को पचाया जाता है, यानी स्टार्च को पचाया जाता है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है डिफरेंट क्या बोलते हैं कंपटीशंस के एग्जाम में, क्या है कि मुंह में ही लाड़ के भोजन का कौन सा भाग को पचा दिया जाता है, तो स्टार्च को, मुंह के का लाड़ जो है वही पचा देता है स्टार्च को। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स होता है, यानी सूख जाता है बॉडी, तो डी। देखिए शिशुओं में भी अगर डी की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स की बीमारी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। और जानते हैं दोस्तों कि हड्डियां की जो बहुत सारी बीमारियां होती है, जिसमें हड्डियों का टेढ़ा हो जाना भी होता है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, उन सब के कारण में विटामिन डी जो है काफी अहम उसका रोल है कि उसकी कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है। ठीक है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, नहीं जमने की जो प्रक्रिया होती है, थक्का होना होता है, उसके समय में कमी होती है विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, यानी विटामिन के नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी शब्दों के तौर पर घुमाया जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग क्या है। निश्चित रूप से एनीमिया है। हीमोग्लोबिन भी क्या है, रक्त का ही पार्ट है। ठीक है, तो उसके भी अभाव से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। घेगा तो नहीं होगा तो आयोडीन की कमी से होता है, स्कर्वी नहीं होगा विटामिन सी की। तो इस तरह से एनीमिया जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग एनीमिया है। जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है वह है, यानी कि विटामिन सी के अभाव से क्या होता है, स्कर्वी होता है। सी 100 याद रखिएगा, विटामिन सी से के अभाव से, यानी कि विटामिन सी की शरीर में यदि कमी हो जाएगी तो स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है। तो विटामिन सी के नष्ट होने की संभावना, चूंकि हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, धोते बहुत ज्यादा है, काट के इवन भी धो देते हैं सब्जियों को, न चीजों को बहुत ज्यादा, उससे क्या होता है, विटामिन सी उसका नष्ट हो जाता है खाना। तो याद रखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना बनी रहती है, तो विटामिन सी के नष्ट होने की संभावना रहती है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, तो विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो दोस्तों 50 प्रश्न हमने यहाँ पर पूरे किए। फिर वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और ये सारे प्रश्न विभिन्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं, एसएससी, रेलवे, टीचर्स का टीआरई जो भी पेपर हो रहा है उस सब में काफी उपयोगी है। तो इसको देखते रहिएगा ताकि आपके दिमाग में ये बातें रहे। धन्यवाद, जय हिंद।